बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ इस वक्त जारी है। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट इस वक्त खेला जा रहा है और लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में आज मैचेस खेले गए। इसके साथ साथ जो है बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ियों का जो कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है और अब सेकेंड 11 से खिलाड़ी जो है वो बलूचिस्तान की फर्स्ट 11 को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका भी कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक T20 स्क्वाड है वो भी 8 तारीख से यानी 8 अक्टूबर से बबल में जा रहा है और मोहम्मद वसीम जो चीफ सिलेक्टर है वो भी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। क्या टीम में कोई तब्दीलियां होने की उम्मीद है या नहीं, ये सब कुछ हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो और भी पेश रखते हैं, वो ये कि जब मैच खेला गया लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में तो कुछ खिलाड़ियों पर हुटिंग भी की गई और जो है इस तरह से जो आवाम है वो अपने गम गुस्से का भी इजहार कर रही है और उस बात का भी इजहार कर रही है कि शायद वो टीम की सिलेक्शन से खुश नहीं है। लेकिन बतौर स्पोर्ट्स एंकर अब हम यही कहेंगे कि ये हमारा अपना स्क्वाड है और अब जो भी कुछ हुआ वो अब माजी की बात बन गई है। अब जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है अब इन्हीं को हमें सपोर्ट भी करना है, क्योंकि इन्होंने ही जाके पाकिस्तान के लिए खेलना भी है और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम भी इन्होंने बुलंद करना है। और आपको मालूम है कि पहला ही मैच पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ है, तो अब अगर हम यहाँ से अपने खिलाड़ियों को नफसियाती तौर पर और जहनी तौर पर अगर हम कमज़ोर करके भेजेंगे तो फिर ग्राउंड में वो किस तरह से सामने वाली टीम का मुकाबला करेंगे। तो अब ये हमारी अपनी टीम है, हमें इनको सपोर्ट करना है, हमें इनको बैक करना है। आज बहुत सारे मौजूआत पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात, जिसमें सिंध के टैलेंट को सामने लाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। मिशन वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों को 8 अक्टूबर को बबल में भेजने का फैसला। कोशिश करूंगा कि नौजवान बॉलर्स की मदद कर सकूं। उम्मीद है कि कौमी टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। कौमी बॉलिंग कंसल्टेंट वर्नन फ्लेंडर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच की कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तान का डटकर मुकाबला करेंगे। गैरी स्टेट, हेड कोच न्यूजीलैंड। हुसैन तलब की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की बदौलत सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त। दूसरी जानिब पीसीबी ने बलूचिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 10 रोज के लिए कारंटीना कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का रंगारंग मेला जारी। पेशावर फैल्कन और ट्राइबल लाइंस ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान मार्च 2023 में खेलों के बड़े इवेंट साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और सरदस्त जो टॉप स्टोरी है वो यही है कि रमीज़ राजा साहब ने आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात भी की है और उनसे भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हाथ मिलाने की पेशकश की है। और अब इस पेशकश के क्या नताइज सामने आएंगे ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहसिन मेहदी से। लेकिन इसके अलावा आपने हेडलाइन में ये भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में हॉकी लीग खेली जा रही है और एक बड़ी ज़बरदस्त लीग खेली जा रही है। और मुझे याद है कि एक ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से सामने आता था। काजिम मुहिब जैसा खिलाड़ी हमें इस खत्ते से मिला और भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो इस खत्ते से उभर के और निकल के सामने आए। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो काम कर रही है हॉकी के लिए, इस खेल के रिवाइवल के लिए, पाकिस्तान के कौमी खेल के लिए, हमें उम्मीद है कि ये कोशिशें बावर साबित होंगी और एक ज़बरदस्त टैलेंट यहाँ से निकल कर सामने आएगा। गाहे बगाहे इस हॉकी लीग के बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इन मैचेस के नताइज भी और कौन कौन से खिलाड़ी इस लीग से उभर के सामने आ रहे हैं। हमारे जो पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं यूसुफ जई साहब, उनको भी हम अपने शो में इसी तरह से लाइन अप करते रहेंगे और उनसे भी हम अपडेट इस इवेंट के वाले से लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मोहसिन मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे रमीज राजा के दौरे कराची की मसरूफियात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। ऑलराइट, शायद लाइन में डिस्टॉर्शन है, मोहसिन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह से रमीज़ राजा साहब ने मुलाकात की है, हमने आपको पहले भी बताया था कि अकील करीम डैडी साहब से उन्होंने मुलाकात की, ARY और कराची किंग के CEO सलमान इकबाल साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब से उन्होंने मुलाकात की और आज जो है उन्होंने मुलाकात की है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से, जो खुद भी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। मोहसिन मेहदी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन।
वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बल्कि स्टूडियो में थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा भी दें मोहसिन की। मोहसिन ये बताइए कि अब आज मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से, और दो ऐसे लोगों की मुलाकात थी कि जो बड़े ज़बरदस्त जो है वो क्रिकेट का भी शौक़ रखते हैं, दोनों बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अगर मैं रिजेम्बलेंस की बात करूँ तो दोनों बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, क्योंकि रमीज़ राजा भी बहुत अच्छे गाने गाते हैं और इमरान इस्माइल साहब के तो सुरों का जादू सबने ही सुना है, जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन्होंने नगमे गाए, तराने गए। तो ये मुलाकात कैसी रही है? देखिए, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई क्रिकेट के हवाले से। बड़ी अच्छी बैठक रही रमीज राजा और गवर्नर इमरान इस्माइल की, जिसमें उन्होंने रमीज राजा साहब ने गवर्नर से भी ये बात कही कि ग्रास रूट पर वो काम करना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने ताजिर बरादरी से भी बात की और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे हुकूमती सरपरस्ती सरकार होगी अगर ग्रास रूट लेवल को आगे बढ़ाना है या फिर क्रिकेट को सही तरीके से स्कूल क्रिकेट से वो काफी बात कर रहे हैं, स्कूल क्रिकेट से काफी बात कर रहे हैं। स्कूल क्रिकेट हो गई, ग्रास रूट लेवल पर जो क्रिकेट अब नहीं खेली जाती, तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी उनके इनिशिएटिव को सराहा और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है आप पर एतमाद किया है, कौम आप पर एतमाद कर रही है। तो जिस पर रमीज राजा का उनसे मुकालमा भी, और रमीज राजा ने उनसे जवाब दिया कि बिल्कुल इमरान खान का जो एतमाद है उसको मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और आवाम की उम्मीदों पर भी पूरा उतरूंगा। लेकिन अली सलमान, हमने देखा कि 3 रोज रमीज राजा साहब को कराची में हो गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्होंने अभी तक कोई मीडिया टॉक नहीं किया, और अगर मीडिया टॉक की भी तो उसमें क्रिकेटिंग हवाले से कोई सवाल नहीं दिया गया क्रिकेट के। अच्छा मोहसिन, इस हवाले से कोई तफसील आई कि बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की है? क्या बिजनेस कम्युनिटी ने सिर्फ अभी वादे वईदी किए हैं या कोई कॉन्क्रीट कोई ऐसी बात हुई है कि जिससे ये उम्मीद हो चले कि जो पाकिस्तान, जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी है वो अब पीसीबी के साथ मिलकर काम करेगी? अभी तक सिर्फ ये तमाम तर चीजें जो है बातों की हद तक हो रही हैं। कहा यह गया था और जराए ने बताया था कि एमओयू साइनिंग की तकरीब रखी जाएगी, एमओयू साइनिंग किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई तकरीब नहीं रखी गई एमओयू साइनिंग के हवाले से। ये सिर्फ लफाजी है, लफ्जों में, बातों में ये तमाम तर चीजें हो रही हैं कि स्टेडियम के अतराफ में होटल बना दिया जाएगा, ग्रास रूट लेवल पर पैसा खर्च करेंगे, स्कूल क्रिकेट को बहाल किया जाएगा, लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या इसका तरीकेकार होगा, कितने पैसे दिए जाएंगे, कितने साल का प्रोजेक्ट होगा, ये तमाम तर चीजों से अभी अवाम भी लाहिम है। और जो क्रिकेट के हलकों में क्रिकेट को फॉलो करते हैं लोग, वो भी इस सब। तो मुझे कोई मीडिया ब्रीफिंग हुई इन मुलाकातों के हवाले से? क्योंकि कुछ साबित क्रिकेटर भी मुलाकातों की उम्मीद लिए हुए थे। कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो भी इन तमाम तर चीजों से लाहिम है। अब आप देखें कि रमीज राजा साहब यहाँ पर आए, लेकिन उनके साथ जो है वहाँ पर हामिद जिन्होंने रिजाइन किया, तो डायरेक्टर जो मार्केटिंग है उसका होना बहुत जरूरी था, लेकिन अभी रमीज राजा जो है तमाम तर काम खुद कर रहे हैं, चाहे वो कोचेस के हवाले से हो, मार्केटिंग के हवाले से हो, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से हो, तमाम तर चीजों में खुद मामलात को देख रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसे भी ये मेरा ख्याल है कि नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें प्रॉपर तौर पर। तो क्या ऐसा कोई वादा किया है कि अनकरीब जो है रमीज राजा साहब कोई वर्चुअल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि इस दौरे से उनको क्या फायदा हासिल हुए या ये दौरा उनका किस तरह से रहा? ऐसा तो कोई वादा अभी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने नहीं किया। अलबत्ता जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी तो ये बात आपको याद होगी, उन्होंने ये बात कही थी कि अब वो इंटरव्यू से गुरेज करेंगे। मीडिया हेड जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के समी बर्नी का उन्होंने नाम लेकर कहा था कि इन्होंने बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज लाइनअप किए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया है कि मैं आप कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा। लेकिन उसी के चंद रोज बाद हमने देखा कि बेशतर जो है वो टीवी चैनल बहुत सारे क्या लाइनअप किए होंगे समी वर्दी साहब ने इंटरव्यू, 3-4 हैं जो इंटरव्यू उन्होंने लाइनअप किए हुए होंगे। इस तरह माजी में भी वसीम खान साहब के 3-4 ही जो थे लोग थे उनको इंटरव्यू दिए जाते थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे मोहसिन मेहदी जो हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो रमीज राजा का दौरा है कराची के हवाले से आगाह कर रहे थे हमें तफसीलात के हवाले से। इसको लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के गेस्ट के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब बजरिया टेलीफोन कॉल। महमूद हामिद साहब को हम यहाँ पे खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम अस्सलाम।
महमूद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस एमरजेंसी में अपने वक्त निकाला और आप हमारे शो के लिए दस्तयाब हुए। हमेशा से आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं जी स्पोर्ट्स के साथ, एक दफ़ा फिर आपने इसका इजहार किया। लेकिन ये बताइएगा कि T20 टूर्नामेंट आप देख रहे होंगे, अब लाहौर में खेला जा रहा है। पहला मैच जो था लो स्कोरिंग रहा सिंध के लिहाज से। आज तब्दीलियाँ भी की गई, मीर हमजा को भी खिलाया गया, एहसान अली को भी खिलाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो था वो एक लो स्कोरिंग मैच रहा। पिच की गलती थी या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो सिंध के बैट्समैन थे वो ज्यादा अच्छा खेल का मुजाहरा नहीं कर सके? यार अली सलमान, मैं जो बात करता हूँ कि हमेशा प्रोफेशनलिज्म की बात करता हूँ, और प्रोफेशनलिज्म यही है कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, पिच कैसी भी हो, यू हैव टू परफॉर्म। हमारे यहाँ एक एक्सक्यूजेस हम लोग बहुत ढूंढने लग गए कि जब के पिच ऐसी थी, पिच में या सीम होने रहा है या स्विंग होने शुरू हो गया, स्विंग हो रहा था, बॉल टर्न होना शुरू हो गया, तो हमसे रन्स नहीं हुए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, ऐसा प्लेयर को उसके दिमाग में डालना चाहिए कि जैसी भी सर्कमस्टांसेस हैं, आपने परफॉर्म करना है, एक्सक्यूजेस ना ढूंढें, आप अपना 100% जाके दें। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना वो जगहें ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से बच के निकल जाए, या मुझे आज गलत आउट दे दिया, अंपायर ने गलत आउट दे दिया, या मौसम खराब था, दिस एंड दैट। तो ये चीजें ना नहीं आती। और मुझे ये चीजें इंग्लैंड में जाके पता चली कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, कि जैसी भी कंडीशन है यू हैव टू परफॉर्म। आपको पैसा मिलता है, आपने परफॉर्म करके देना है, बाय हुक एंड क्रुक। सो जब तक हम ये दिमाग में लड़कों के नहीं डालेंगे तो फिर यही चीजें चलती चली जाएंगी। अच्छी पोजीशंस के अंदर, अच्छे उसके अंदर तो हर बंदा ही परफॉर्म कर रहा होता है। जहां पर मुश्किल हो, आपकी विकेटें गिरी हुई हो, वहां आके आप रन करें, मैच निकाल के लेकर जाएं। अच्छा, आपने विकेटें गिरी हुई और जो है टेंस सिचुएशन की बात की है। सरफराज ने आज एक और बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, कैप्टन नॉक उन्होंने खेली। गो के उनकी टीम ये मैच तो नहीं जीत सकी, लेकिन सरफराज ने एक दफा फिर अपने आप को प्रूफ किया। सरफराज की फॉर्म को देखते हुए, उनकी कैप्टनसी को देखते हुए आप क्या फ्यूचर समझ रहे हैं कि क्या हम डिस्कार्ड कर चुके हैं सरफराज को, या अभी टीम में जो तब्दीलियों की बाज़गश्त है, क्या सरफराज जो है वो यूएई जाने वाले जहाज में सवार हो सकते हैं? लेकिन देखिए, डिस्कार्ड तो कोई भी प्लेयर नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, जो भी इस सर्किट के अंदर खेल रहा है। और अभी सरफराज की क्रिकेट अभी बहुत बाकी है, परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करते रहें तो डेफिनेटली कमबैक होगा। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हुए हैं, आप उठा के देखें, मोइन या राशिद को भी उठा के देखें, तो ये ड्रॉप हुए हैं और वापस आए टीम के अंदर अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देके। तो मेरे ख्याल से जहां पर जरूरत समझी जाएगी और सिलेक्टर समझते हैं कि सरफराज को वापस आना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगर सरफराज की फॉर्म अच्छी है और कीपिंग अच्छी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सरफराज का कमबैक होगा। ठीक है। और जिस तरह आपने देखा अभी तक कॉम्बिनेशन जो है वो सिंध की टीम का नहीं बन सका। आज एहसान अली को खिलाया गया, आज उन्होंने रन्स कर दिए, फिर आज मीर हमजा भी हमें खेलते हुए नजर आए। किस तरह से देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो है वो अब थोड़ा कॉम्बिनेशन बनने की तरफ जा रहा है, क्योंकि शान मसूद इस वक्त बिल्कुल जो बैट पैच का शिकार है? एब्सोल्युटली, आई बिलीव के अगर कि जितना भी अच्छा प्लेयर है उसका बैक पैच जरूर आता है, और अगर थोड़ा सा बैक पैच लंबा हो जाता है तो आप उसको बेहतर है कि उसको आप रेस्ट करा दें और दूसरे प्लेयर को चांस दें, ताकि वहां पर आपकी टीम की परफॉर्मेंस में निखार आना और शुरू हो जाए। और उस प्लेयर के लिए भी अच्छा होता है कि वो जब रेस्ट करके आता है, ये ड्रॉप होके वापस आता है, तो उसमें दोबारा एक भूख आती है और वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सही फैसला था कि एहसान अली को खिलाया। शान की फॉर्म अच्छी नहीं थी, शान परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो इसमें मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन लिया है कोच ने और कप्तान ने। ऑलराइट, और उन्होंने प्रूव भी किया, 11 गेंदों पे 23 रन स्कोर किए एहसान अली ने, और जो पहले बॉल उन्होंने खेला था उसी पे उन्होंने फिर 4 रन हासिल किए, और फिर जो पहला उनका स्कोरिंग रन था वो चौके के साथ ही था। महमूद भाई ये बताएगा कि आज वो कुछ खिलाड़ियों में वोटिंग भी हुई है। अभी मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा कि अब ये हमारी अपनी टीम है, अब इनको सपोर्ट करना चाहिए। कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका जवाब जानना चाहता हूँ कि आज कुछ प्लेयर्स के ऊपर वोटिंग भी हुई है, और खासतौर से आजम खान के ऊपर वोटिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि अब हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारी अब ये अपनी टीम है, क्योंकि अब इसी टीम में जाके खेलना है, अगर तब्दीलियां नहीं होती तो? देखिए, ये सारी चीजें इस तरह चलती रहती हैं, तो प्लेयर वहीं से स्ट्रांग होता है। क्या आप पे अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है या आप पे लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो आपको वहां पर से निकल के आना और अपना शो करना है कि नहीं, मेरी सिलेक्शन जो है वो 100% ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रांग करती हैं। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। हर प्लेयर्स के ऊपर इस तरह बहुत दफा हुई है, बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर वोटिंग हुई है, तो मैं नहीं समझता
कि इस तरह आजम को इस तरह चीजें को लेना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पे नजर रखे, अपने आप को स्ट्रांग करे कि नहीं मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे परफॉर्म करना है, मैं जहाँ जा रहा हूँ और मुझे अच्छा करना है। तो ये सारी चीजें आपको और स्ट्रांग करती हैं। अब मेरे ख्याल से आजम को अपने वालिद साहब से जो मोइन से सीखना चाहिए कि मोइन के ऊपर और ये एक तरीके से तरबियत भी हो रही है। मुझे याद है आपका यूबीएल पे मैच हो रहा था और ग्रेट वसीम अकरम वहाँ खेल रहे थे, तो हुटिंग तो उन पे भी हुई, हुटिंग तो विराट कोहली पे भी, हुटिंग तो मियांदाद इमरान खान सब पर होती रही है माजी में, और इसी से प्लेयर जो है फिर स्ट्रांग होकर सामने आते हैं। कॉलर्स तो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? कराची से वहाज मिर्जा बात कर रहा हूँ। अली भाई आप कैसे हैं? महमूद भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वहाज भाई, आपको हम खुशामदीद कहेंगे शो में। क्या सवाल करेंगे महमूद भाई, इस वक्त आपको सुन रहे हैं। तब 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे से अली भाई आपकी भी, क्योंकि आप भी माशाल्लाह क्रिकेट में दो तीन सवाल कर दें। एक चीज से नजर रखते हैं। सवाल छोटे छोटे से ये है कि हम अपनी टीम को जो अनाउंस हुई है उन लड़कों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, क्यों उनके दिमाग में मिस फर्क डाल रहे हैं कि जी ये हम टीम चेंज कर देंगे या आगे पीछे कर देंगे लड़कों को? दूसरा महमूद भाई से मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच को वो कहाँ रेट करेंगे? तीसरा सवाल मेरा ये है कि कराची की भी टीम काफी अरसे से, कराची की कह लें आप, सिंध की टीम कह लें, उनमें फ्रेश ब्लड नहीं नजर आ रहा है। तो इस पे महमूद भाई के मैं रिमार्क लेना चाहूंगा। वही आपका वही 2 क्लब, आलमगीर जिमखाना कह लें आप, आजम खान कोच 11 कह लें आप, वही घूम फिर के 30-40 लड़के ही नजर आ रहे हैं। जो फ्रेश लड़का कोई भी अंडर 19 का हो या कोई भी कराची में कोई नया लड़का बैट्समैन कोई बेहतर नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा वो इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूं। इसका जवाब ये है कि ठीक है, चले, ये बहुत सारे लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी कराची में डोमिनेंस है 2 क्लब की, बल्कि 3 क्लब की मैं कहूंगा। आलमगीर जिमखाना, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब और किसी हद तक जो है वो मलिर जिमखाना, ये 3 क्लब की डोमिनेंस है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि जी प्लेयर अमूमन यहीं से आते हैं, लेकिन चले ठीक है, अगर कराची में डोमिनेंस है तो फिर इसी क्लब के प्लेयर, आलमगीर जिमखाना के प्लेयर, पाकिस्तान सीसी के प्लेयर फिर मुल्तान से कैसे खेल रहे हैं, फिर और जगहों से, सदरन पंजाब से कैसे खेल रहे हैं, फिर और जगह से कैसे खेल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो बेस्ट प्लेयर हैं वो सबके सब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उठ के जो है वो ट्रांसफर हुए हैं वो एक ही इलाके में। तो ये एक जरूर एक जो है वो लम्हा फिक्रिया है, लेकिन जो है इस पर तनकीद करना मेरे ख्याल में इसलिए नहीं बनता कि अगर चले सिंध से नहीं भी खिलाते तो उसी क्लब के प्लेयर तो फिर कोई और रीजन में उठाने में कामयाब हो रहा है और वहां से भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। महमूद भाई, आपने इनके तीनों सवाल के जवाब सुन लिए, पहले तो ये जवाब दे दें जो मैंने जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी बात ज्यादा ऑथेंटिक होगी। पहले तो मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा कि हम क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हो रहा है कि टीम चेंज हो जाएगी, ऐसी चीज रहेगी। बिल्कुल सही बात, सवाल बड़ा अच्छा है। हम इतना प्रेशर हमने उन प्लेयर्स के ऊपर भी डाल दिया है कि वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे इस T20 के अंदर जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गए। तो वो डेफिनेटली, लेकिन उनके ऊपर अगर सही से तज्जिया किया जाए तो हम उन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बल्कि हम उन चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उन चीजों को देख रहे हैं कि क्यों इनको सिलेक्ट किया गया, क्या पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बना, कौन ओपन करेगा, कौन 3 नंबर पे आएगा। अगर ऊपर से 3 आउट हो जाते हैं तो कौन सा ऐसा प्लेयर आपने सिलेक्ट किया है जो कि लंबा लेकर चलेगा कि गेम को फिनिश करने। थोड़ा इसको मुख्तसर करते हैं गुफ्तगू को, हम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज, बल्कि एक आम जो क्रिकेट का लवर है पाकिस्तानी है वो प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है जिसने इन प्लेयर को सिलेक्ट किया। अब आप ये इल्जाम लगा दें कि जी नदीम खान का इन्फ्लुएंस था, मोइन खान का इन्फ्लुएंस था, तो अगर तो इन्होंने कहा है तो फिर मोहम्मद वसीम खुला आके बोले, बबांगे दहल बोले कि जी मुझे प्रेशर था कि इन्होंने कहा है, और अगर इन्होंने नहीं कहा तो बिला वजह में फिर टारगेट किया जा रहा है नदीम खान को और मोइन खान को। देखें, मैं अभी आपको यही तो बताना चाह रहा था कि सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया है प्लेयर्स। बिल्कुल, हम जो बात करें, हम सिलेक्टर्स के ऊपर बात करें कि आप हमें बताएं उस चीज को कि आपने किस क्राइटेरिया पे ये प्लेयर को सिलेक्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब टीम अनाउंस हो रही होती है तो वहां पर मेरे ख्याल से ऐसे सवालात नहीं हो रहे होते कि इस प्लेयर को आपने डाला है तो क्यों डाला है और इस प्लेयर को निकाला है तो क्यों निकाला है। तो अगर ये सवालात अली सलमान होने लगे देन एंड देयर और उसके जवाब आपको मिलने लगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें जो है आपकी समझ में आएंगी। लेकिन
एज ए फॉर्मर क्रिकेटर उनको नजर आ रही होती है चीज। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मैं अगर टीम बनाऊंगा तो मैं कॉम्बिनेशन की टीम बनाऊंगा ना, कि मुझे 20 ओवर की क्रिकेट खेलने जाना है, तो मेरे पास कहाँ पे कौन सा प्लेयर फिट इन होता है जो कि छक्के मार सकता हो इस नंबर के ऊपर, ये प्लेयर यहाँ पर जो है वो मोन ओवर करके 2 विकेटें गिरी होंगी तो ये लंबा खेल सकता है। लंबा अच्छा मैं क्विकली मुझे दोनों सवालों के जवाब भी दे दिएगा वाज मिर्जा साहब के। एक तो उन्होंने ये सवाल किया इंडिया पाकिस्तान का जो मैच उसको कैसा रेट कर रहे हैं आप? डेफिनेटली बहुत ही वो जैसे कहना चाहिए तगड़ा मैच है, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त इंडिया का पलड़ा भारी है। मैं कहूँगा 60-40 का रेशियो होगा, 60 इंडिया की तरफ मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह की उनकी टीम है, जो परफॉर्मेंस है उनकी, तो डेफिनेटली उस तरफ जा रहा है 60%। ठीक है। और जो तीसरा सवाल था कि सिंध की क्रिकेट में या कराची की क्रिकेट में 2-3 क्लब की जो डोमिनेंस है, कुछ हद तक तो मैंने जवाब दिया, लेकिन आपकी बात की ज्यादा ऑथेंटिसिटी होगी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे तो कराची के अंदर हर क्लब के अंदर डिफरेंट प्लेयर होते थे, अच्छे प्लेयर्स होते थे, और वो प्लेयर्स वो नए आने वाले प्लेयर को ग्रूम कर रहे होते थे, ठीक है। और जब कराची की टीम बनती थी तो सारे क्लबों के प्लेयर्स होते थे। तो नाउ ये एक ड्रॉबैक ही कहना चाहिए कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि समझते यही है कि अगर हम इस क्लबों से खेलेंगे तो हम कराची से खेलेंगे या हम सिंध से खेलेंगे या हम PSL में इंडक्ट हो जाएंगे, और ये हुआ है। ये नहीं कहेंगे आप ये नहीं हुआ है। आपने PSL के अंदर हमने देखा है कि जिन प्लेयर्स की जरूरत नहीं थी आपने वो प्लेयर लग के डगआउट के अंदर बिठा दिए, आप अपनी टीम को खुद खराब किया। आपकी परफॉर्मेंस पसंद ना पसंद तो खैर चलती रहती है, बिल्कुल ठीक है। पसंद की बात नहीं कर रहा मैं। आप कमिट करते हो कि आप मेरे क्लब के अंदर आओ, मैं आपको जो है फिर यहाँ लेकर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो ये चीजें जो है नुकसानदेह होकर, ठीक है, ये नुकसानदेह होता है। कॉलर एक और मौजूद है महमूद भाई, क्योंकि आज कॉलर्स भी हम ज्यादा तादाद में शामिल करेंगे। एक और कॉलर ने ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। ये रियाज खान साहब, सर बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह भरपूर परफॉर्मेंस करेगा और 100% पाकिस्तान ऊपर है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। सेकेंडली ये कि जहाँ पे कराची के क्रिकेटर्स की बात है कि जी वो तो नीचे के बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता। जिस तरीके से एक बच्चा है आशिर कुरैशी, अब ये बच्चा जो है रियाज भाई प्रॉब्लम ये पता क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है, बात हो रही है कहीं की, आप बिल्कुल नीचे के लेवल पे आ जाते हैं। अब अशर कुरैशी की अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इंडिया के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, अब आप बात कर रहे हैं अशर कुरैशी की। मैं उस स्कॉलर की और महमूद भाई के सवाल पे कर रहा हूँ कि जी ये 2-3 क्लबों के नाम, 2-3 क्लबों ने कोई ठेका कराची का नहीं लिया। और भी कराची में और भी कर में टीमें हैं और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप उनका परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो 86 आउट थे उस बच्चे के। बात यह कि आगे आने ही नहीं दिया जाता, कोई चाचा मामा नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है आदित्य भाई, बात कहाँ की हो रही है, बात कहाँ की आ रही है। कॉलर ने आपसे सवाल किया कि कराची के कोई ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर कैसे आएगा जब ऊपर आने ही नहीं दिया जाता बच्चे को। अब एक बच्चा 86 आउट कर देता है और वो ओपनर। दूसरा सवाल करेंगे अशर कुरैशी पे, मैं बात कर लूं, दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ ये जो मैच है, इसमें मैं समझता हूँ कि चेंजिंग हो जानी चाहिए टीम में, जिससे कर में और टीम भी हमारी मजबूत हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। महमूद हामिद साहब क्विकली मुझे तो ये बता दिएगा कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच की भी आपने बात की है, अशर कुरैशी की उन्होंने बात की कि 86 आउट करने के बावजूद भी उनका इंडक्शन नहीं हो रहा। आपको लगता है जो टीमें जो कम हुई हैं, जो सिर्फ 6 टीमें हैं, इसने भी प्लेयर्स को थोड़ा सा मुश्किलात में डाल दिया है? जाहिर सी बात है कि पहले पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा होता था, ज्यादा टीमें होती थी, इतनी बड़ी आबादी है शहर की, कराची की इतनी बड़ी आबादी है, तो यहाँ से अब प्लेयर्स अब पूरी सिंध की टीम बनती है, तो सिंध की टीम में जाहिर सी बात है फिर हैदराबाद भी आ जाता है, फिर आपका सक्कर लाकर सारे जगह के प्लेयर्स भी आ जाते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो प्लेयर मिस आउट हो जाते हैं जो कि अच्छे प्लेयर भी होते हैं। तो पहले काफी प्लेयर्स खेलते थे, 2 टीमें होती थी कराची की, उसके बाद ग्रेड 2 क्रिकेट होती थी, उसमें भी कराची की टीम होती थी, तो 3 टीमें होती थी कराची की, तो काफी सिर्फ कराची के प्लेयर्स जो है ना काफी सारे उसके अंदर खेल लेते थे। लेकिन अब जो है वो इतना कहा जाता है ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, तो हमें जो है हमने क्रिकेट को जो है वो ठीक है
हम अच्छी चीजों को करने के लिए एक पैरामिड बनता है कि नीचे की क्रिकेट बढ़ जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती चली जाती है ऊपर तक जाके। लेकिन हमने नीचे की क्रिकेट भी तो नहीं है ना, अभी नीचे की क्रिकेट क्या है, अभी डिस्ट्रिक्ट आपने कराई है, उससे पहले क्लब क्रिकेट क्यों नहीं हुई है? लेकिन एक अच्छी चीज़ है महमूद भाई, एक अच्छी चीज़ है कि अभी जो 16 रीजन की बात करी भी रमीज़ राजा साहब ने, तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि रियाज खान साहब खुद ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेटर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जो 16 रीजन की जब टीमें बनेंगी तो डेफिनेटली जो है वो फिर उसमें सुधार जो है वो पैदा होगा। महमूद हामिद साहब का हमारा साथ इतना ही था। थैंक यू सो मच महमूद भाई कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन अब क्रिकेट की हमने काफ़ी बात कर ली है, लेकिन हमने आपको हेडलाइंस में बताया था, टॉप स्टोरीज में आपको बताया था कि हम स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी साथ साथ शामिल करते हैं। पेशावर में हॉकी लीग खेली जा रही है, तो और जी स्पोर्ट्स की जो माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है वो कराची से लेकर खैबर तक का दिन ब दिन जो मकबूलियत जो है उसकी बढ़ती जा रही है। बात करेंगे पेशावर में खेले जाने वाली हॉकी लीग के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से। पहले हमने क्रिकेट को डिस्कस किया। महमूद हामिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वहाज मिर्ज़ा और रियाज खान साहब हमारे कॉलर थे जिन्होंने क्रिकेट के मौजू पे गुफ्तगू की। लेकिन आपको मालूम है कि कल हमने जो है इंडोर गेम के हवाले से बात की थी, इससे पहले हम स्क्रैबल के हवाले से बात कर चुके हैं। कल हमने ई गेमिंग को डिस्कस किया था और हमारी कोशिश ये है कि शो में इंडोर गेम्स को भी साथ साथ शामिल करें और मुख्तलिफ खेलों को जो है अपने शो का हिस्सा बनाएं। इसी हवाले से लाहौर में एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ किश्ती रानी के हवाले से, और पाकिस्तान का बड़ा दरख्शाबाजी रहा है कि जब बहराम डी आवरी ने जो है वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया था, और बहराम डी आवरी उसके बाद उनकी जो एहलियत थी गोस्पी आवरी, उसके बाद कश्ती रानी का जो ये फ़न था ये जो है वो मादूम होता चला गया। गो कि उन्होंने बादबानी कश्ती में पाकिस्तान को मेडल जितवाया था। साथ साथ पेशावर में जो है वो ज़बरदस्त एक हॉकी लीग खेली जा रही है, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई साहब। खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम इमरान यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत? बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पेशावर जो है खेलों का हब बना हुआ है, क्रिकेट भी वहाँ पे खेली जा रही है, हॉकी भी वहाँ पे खेली जा रही है, और एक बड़ी ज़बरदस्त हॉकी लीग वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। क्या तफसीलात हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से? कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं और आवाम में इसका क्या जोशो खरोश पाया जाता है? जी बिल्कुल अली भाई, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का सिलसिला शुरू हुआ है, और 8 टीमें इसमें पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज बनाई गई हैं। 8 टीमें इसमें जो है वो शिरकत कर रही हैं। आज बनू में और डी खान में 2 मैचेस खेले गए, और बड़े ही जबरदस्त और बड़े बेहतरीन बड़ा क्राउड था वहाँ पर बनू में। खास तौर पर पेशावर फाल्कन और ट्राइबल लाइन्स ने अपने अपने मैचेस जीते हैं। जो बनू में नया ऑस्ट्रोटर्फ बिछा है काजी मुहिब हॉकी स्टेडियम में, वहां पर पेशावर फाल्कन और मलकन टाइगर्स का मैच हुआ, जिसमें पेशावर फाल्कन ने 3-0 से कामयाबी अपने नाम की। इसी तरह से जो डीए खान में नया ऑस्ट्रोटर्फ बिछाया गया है रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां पर ट्राइबल लाइन्स और कोहाट ईगल्स के दरमियान मैच खेला गया, और इस मैच में ट्राइबल लाइन्स ने कोहाट ईगल्स को 3-9 से शिकस्त दी है। बड़े ही जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, और यकीन कीजिए कि क्राउड बड़ी तेजी के साथ जो है वो एक बार फिर से हॉकी की तरफ, जो कि हमारा कौमी खेल है, उसको देखने के लिए जमा हो रहा है। और बड़ी खुशाइन बात यह है कि 5 मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त ये हॉकी लीग के मैचेस शुरू हुए हैं, और इसका आखिरी राउंड जो है वो पेशावर में खेला जाएगा। और कल से स्कूल क्रिकेट लीग भी जो है वो स्कूल की जो सतह पर क्रिकेट की जो लीग है चैंपियनशिप, वो भी शुरू हो रही है। तो उसका भी इफ्तिताह कल जो कामरान खान मंगश है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, वो इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं कल। तो यकीनन पेशावर इस वक्त आपकी बात 100% दुरुस्त है कि हब बना हुआ है, और नवंबर में हमें बताया गया है कि यहाँ पर कुछ और भी नेशनल इवेंट्स जो है वो मुनक्किद होने जा रहे हैं। राइट। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह क्रिकेट में पेशावर से बहुत ज़बरदस्त टैलेंट सामने आ रहा है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी सामने आ रहा है, इसी तरह माजी में हॉकी में मुझे याद है अभी आपने बन्नू का जिक्र किया, तो बन्नू से काजी मुहिब जैसा पाकिस्तान को नामवर सितारा मिला कि जिसने पाकिस्तान हॉकी को बहुत सर्व किया। अब कैसा टैलेंट सामने आ रहा है? क्योंकि अमूमन जो हॉकी की हम बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पंजाब से या गोजरा से जो है वो ज़्यादा प्लेयर सामने आते हैं। कैसा टैलेंट आपने देखा इस पूरी टूर्नामेंट के दौरान?
देखिए, सबसे एक बदकिस्मती हमारी ये थी अली भाई के एक कौमी खेल होने के बावजूद हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ट्रफ्स की तादाद बहुत कम थी, जो गिने चुने ट्रफ्स थे। लेकिन अब जो है तकरीबन ये खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। तकरीबन 9 मुख्तलिफ अजला में जो है वो नए ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाए गए हैं और वहां पर जो है वो ग्रास रूट लेवल से हॉकी की जो है वो प्रमोशन का काम शुरू किया गया है। और खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा ये खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का, जिसमें नए और पुराने जो खिलाड़ी हैं हॉकी के, जो ओलंपियंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टार जो हैं पाकिस्तान के, उनके साथ नए खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन करके मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। 8 मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जिनके आपस में मैचेस होंगे और 11 के बाद जो मरहला है वो पेशावर में शुरू होगा और बड़े ही बेहतरीन मैचेस देखने को मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि हॉकी का जो चांस है, वो हॉकी का जो एक शौक है, जो हॉकी का एक ग्लैमर हुआ करता था एक जमाने में, जो 90s का, खासतौर पर 94 में जब हमने आखिरी वर्ल्ड कप जीता, उस तक जो हॉकी का एक जो शौक हुआ करता था, वो अब दोबारा से एक बार फिर से हम देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग। अच्छा इमरान, बिल्कुल मैं शो को वाइंड अप करना है, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि जो पख्तून रिवायत है वो बड़ी मेहमान नवाजी की उसकी रिवायत है, तो क्या आपने जो हॉकी के लेजेंड जैसे समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन और इस टाइप के हनीफ खान, इस टाइप के लेजेंड को आपने वहां पे मदऊ किया ताकि इन खिलाड़ियों को टैलेंट उनको दिखाएं? जी बिल्कुल, इसमें बड़े अच्छे स्टार्स हमारे पास हैं। अब सवाल से ताल्लुक रखने वाले रहीम खान हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ ओलंपियंस जो हैं वो मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा हैं और ये बड़ी जो है जबरदस्त उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस हवाले से, खासतौर पर जो हॉकी लीग है। और मैं ये चाहूंगा कि आप भी तशरीफ लाएं और अपनी आंखों से देखें पेशावर में इस हॉकी के टूर्नामेंट को, तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे इसको इंशाल्लाह। रहीम खान एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है, बिल्कुल आपने सही कहा, जो राइट आउट की पोजीशन पे खेलते थे और बड़ा अच्छा उनका एक कमर इब्राहिम के साथ जो था वो एक बड़ा अच्छा उनका एक जोड़ी बनी थी। इस तरह लेफ्ट वसीम फिरोज की और शहबाज अहमद की थी, इस तरह कमर इब्राहिम और रहीम खान की भी जोड़ी जो वो बड़ी ज़बरदस्त थी एक ज़माने में। जी हाँ, थैंक यू सो मच इमरान यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हॉकी लीग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।